1958 में जापान ने पहली बार किसी दूसरी कंट्री को लोन दिया और वो कंट्री थी इंडिया। और अर्ली 1990s में जब इंडिया एक सीरियस फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी और ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी थी, तब कई कंट्रीज ने इंडिया को भाव भी नहीं दिया एक्सेप्ट जापान। जापान ने तब इंडिया की मदद की 2 बड़े लोन पैकेजेस देकर। आज जापान इंडिया की 5th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है। पिछले 22 सालों में इंडिया का 6% से भी ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट जापान से आया है। 2006 से इंडिया में जापानीज कंपनीज की प्रेजेंस बहुत रैपिडली ग्रो हुई है और आज 1400 से भी ज्यादा जापानीज कंपनीज इंडिया में ऑपरेट करती है। जापान ने सबसे ज्यादा ओवरसीज डेवलपमेंट एड इंडिया को ही दिया है, बाकी कंट्रीज से कई ज्यादा। ऑलरेडी जापान इंडिया में 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा की इन्वेस्टमेंट कर चुकी है और रिसेंटली उन्होंने एक और बड़ी इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस की है, 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा की इन्वेस्टमेंट ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 5 years। दैट्स अ लॉट ऑफ मनी एंड दैट मेक्स अस वंडर कि ऐसा क्या है जो इंडिया को जापानीज इन्वेस्टमेंट्स का एक फेवरेट हब बनाता है। सबसे बड़ा और इंटरेस्टिंग रीजन जियोपॉलिटिक्स, स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन में। जापान और इंडिया दोनों ही इंडो पैसिफिक रीजन में कोऑपरेशन एक्सपैंड करने के कंटिन्यूअस एफर्ट्स कर रहे हैं और दोनों ही इस रीजन में चाइना का इन्फ्लुएंस कम करना चाहते हैं। इंडिया और जापान चाइना के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव का पार्ट नहीं है। इंस्टेड अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से वो चाइना के इस कॉन्ट्रोवर्शियल इनिशिएटिव को एक्टिवली काउंटर कर रहे हैं। इसका क्लियर एग्जाम्पल इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में देखा जा सकता है। जापान ने 15,000 करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्ट किया है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए। इनमें से 4,000 करोड़ रुपए लगाए गए हैं टू बिल्ड न्यू हाईवेज एंड ब्रिजेस, 900 करोड़ फॉर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। ये हेल्प करेगा इस रीजन की कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने में। जापान की ऑलरेडी म्यांमार और बांग्लादेश में काफी प्रेजेंस है। इंडिया का नॉर्थ ईस्ट वो मिसिंग लिंक होगा जिससे जापान अपने अराउंड की कनेक्टिविटी इंक्रीज कर सकता है और इससे हमें भी फायदा होगा बिकॉज नॉर्थ ईस्ट बाकी स्टेट से बेटर कनेक्टेड हो पाएगा और हमारा बाकी देशों के साथ ट्रेड भी बढ़ पाएगा और कई सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट होंगी। ऑल्सो अगर चाइना हमें नॉर्थ ईस्ट के थ्रू इन्वेड या अटैक करता है तो ये डेवलपमेंट्स विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल। इनसे हम स्ट्रॉन्ग और प्रिपेयर्ड होंगे। जापान और इंडिया की जियोपॉलिटिकल कोलैबोरेशन कैन आल्सो बी सीन इन अंडमान एंड निकोबार, जहां की पावर सप्लाई इंप्रूव करने के लिए रिसेंटली जापान ने एक बहुत बड़ा ग्रांट दिया है। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स एज वेल एज इंडियाज नॉर्थ ईस्ट आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट एरियाज, स्पेशली बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन, जो उन्हें जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स बनाती है। अंडमान और नॉर्थ ईस्ट के अलावा भी जापान ने एक्टिवली इंडिया में कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट बढ़ाने में कंट्रीब्यूट किया है। 350 किलोमीटर लॉन्ग मेट्रो लाइन इन दिल्ली, 16 किलोमीटर इन कोलकाता, 53 किलोमीटर इन चेन्नई, 42 किलोमीटर इन बैंगलोर, 34 किलोमीटर इन मुंबई एंड 38 किलोमीटर इन अहमदाबाद। इन सब में जापान की मैसिव फंडिंग है। दिल्ली और मुंबई के बीच बन रहा वेस्टर्न कॉरिडोर, हैदराबाद रिंग रोड, चेन्नई और विशाखापट्टनम के कई सारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, इनमें भी जापान हैज कंट्रीब्यूटेड मैसिवली। मुंबई और अहमदाबाद के बीच बनने वाली इनफेमस बुलेट ट्रेन जो इतनी फास्ट होगी कि बस 130 मिनट में 500 किलोमीटर का लंबा सफर तय करेगी, उसे बनाने में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसे लगे हैं। इसमें से अ मैसिव 88,000 करोड़ इज अ लोन फ्रॉम जापान। सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स के लिए जापान इंडिया को ऑलरेडी 73,000 करोड़ से भी ज्यादा का लोन दे चुकी है। ट्रांसपोर्टेशन के बाद आते हैं वाटर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स। इंडिया में 29 ऐसे वाटर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें जापान का कॉन्ट्रीब्यूशन है। छोटा मोटा नहीं, 30,000 करोड़ का लोन जापान ने इंडिया को दिया है इन वाटर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए। और ये प्रोजेक्ट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन प्रोजेक्ट से 3 करोड़ लोगों को पानी सप्लाई हो पाएगा। एनर्जी सेक्टर में भी जापान का कंट्रीब्यूशन काफी बड़ा है। 2018 में जापान ने जिन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया था उन्होंने इंडिया में 9 गीगावाट से भी ज्यादा की एनर्जी प्रोड्यूस की है। दैट्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, इतना कि इट वाज इक्वल टू 3% ऑफ द टोटल इंडियन कैपेसिटी एंड दिस वाज वर्थ $1.2 बिलियन। एग्रीकल्चर में भी जापान का कंट्रीब्यूशन मैसिव है। इट हैज लोन्ड अस मोर देन 23,000 करोड़ अक्रॉस 19 एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स। अब दूसरा रीजन समझने के लिए हैव अ लुक एट दिस। ये है राजस्थान का एक टाउन निमराना। यहाँ 1167 एकर्स की एक बड़ी जमीन है, मतलब 600 फुटबॉल फील्ड से भी ज्यादा बड़ी जमीन, जहाँ 55 जापानीज कंपनीज ने अपनी वर्ल्ड क्लास फैक्ट्रीज लगाई है। टोयोटा, निप्पॉन, हिताची जैसी फेमस जापानीज कंपनीज भी यहाँ अपने यूनिट्स सेट कर चुकी है। 25,000 से भी ज्यादा लोग यहाँ एम्प्लॉयड हैं और इस जगह को निमराना का लिटिल टोक्यो भी कहा जा रहा है। 2010 में बनाया गया
ये इंडिया का पहला जापानीज इंडस्ट्रियल टाउन है। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट दिस इज नॉट द ओनली सच प्लेस। इंडिया में ऑलरेडी 11 जापानीज इंडस्ट्रियल टाउन्स बन चुके हैं 8 डिफरेंट स्टेट्स में। 100 से भी ज्यादा जापानीज कंपनीज ऑलरेडी इन टाउन्स में आ चुकी हैं अपने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज के साथ। ये इंडस्ट्रियल टाउन्स एक एग्जाम्पल है ऑफ जापान्स ट्रस्ट इन इंडियाज ग्रोइंग इकोनॉमी, स्पेशली हमारी IT और स्टार्टअप इकोनॉमी। Opportunities in the Indian startup system is huge. We have the fastest emerging startups in the world. 2021 में कोविड के बीच इंडियन स्टार्टअप्स ने $24 बिलियन से भी ज्यादा रेज किए। बस इस एक साल में 40 से भी ज्यादा इंडियन स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बने। ऑलरेडी इंडिया में 100 से भी ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं एंड दैट्स द थर्ड हाईएस्ट इन द होल वर्ल्ड। एंड जापान नोज दिस वेरी वेल, इसलिए उन्होंने इंडियन IT सेक्टर में बहुत इन्वेस्टमेंट की है। 2016 और 21 के बीच जापान ने $9 बिलियन से भी ज्यादा इन्वेस्ट किए हैं इन इंडियन IT इंडस्ट्री। इससे 1 लाख से भी ज्यादा जॉब्स क्रिएट हुई हैं और एक्सपेक्टेशंस है कि 2023 तक दिस नंबर विल इंक्रीज टू मोर देन 3 लाख्स। इनमें से ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स फिनटेक और हेल्थ केयर जैसी बूमिंग सेक्टर्स में हुई हैं और मोस्टली इन्हें सॉफ्ट बैंक जैसे बड़े इन्वेस्टर्स ने किया है। सॉफ्ट बैंक जापान की लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन है और इस सिंगल कॉर्पोरेशन ने पिछले 5 सालों में इंडिया में $14 बिलियन लगाए हैं इन फेमस स्टार्टअप्स लाइक पेटीएम, डिलीवरी, ग्रोफर्स, फ्लिपकार्ट, ओयो, ओला एंड फर्स्टक्राई। तो क्लियरली इंडिया की स्टार्टअप और IT इकोनॉमी इज अ मेजर पुल फॉर जापानीज इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। अब तीसरा रीजन, पैंडेमिक। पिछले कुछ सालों में पैंडेमिक ने ग्लोबल रिलेशंस बहुत चेंज किए हैं और खास तौर पर चाइना के ट्रेड रोल पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। चाइना में कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी जहां से माल जापान जाता था, बट जब पैंडेमिक आया तो ये सामान जापान तक पहुंचा ही नहीं। इसकी वजह से कई जापानीज फैक्ट्रीज ठप पड़ गई और करोड़ों जापानीज को जॉब लॉस फेस करना पड़ा। सो जापान डिसाइडेड टू स्टॉप डिपेंडिंग ऑन चाइना फॉर देयर मैन्युफैक्चरिंग नीड्स। इनफैक्ट जापानीज गवर्नमेंट ने अपनी कंपनीज को मैसिव इंसेंटिव्स दिए टू मूव देयर फैक्ट्रीज आउट ऑफ चाइना। उन्होंने कंपनीज को चाइना से निकलकर वियतनाम, थाईलैंड और इंडिया जैसी कंट्रीज में आने को मोटिवेट किया। इस मूव से अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आर टू बी एक्सपेक्टेड फॉर आवर कंट्री। देखते हैं कि आने वाले टाइम में इंडिया और जापान कैसे एक दूसरे को और एशिया रीजन को डेवलप करते हैं और चाइना के डोमिनेंस को कम कर पाते हैं। हेलो लवली ह्यूमंस, क्या आपको पता था कि जापान इंडिया में इतनी भयंकर इन्वेस्टमेंट कर रहा है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? लेट अस नो इन द कमेंट्स। जियोपॉलिटिक्स अच्छा लगता है तो हमारी सीरीज बियॉन्ड बॉर्डर की सारी वीडियोस देखना और हमें बताना कि कौन से और ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर आप वीडियोस देखना पसंद करेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और हाँ, हमें अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए अ ह्यूज थैंक्स टू यू।